हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज की केमिस्ट्री क्लास में हम विलियन टॉपिक सॉल्यूशन टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि विलियन टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपको बहुत अच्छे से बन सके। चलिए शुरुआत करते हैं विलियन की। तो विलियन की जो परिभाषा होती है, विलियन की परिभाषा हमें छोटी क्लास से ही पढ़ाया जाता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विलियन कहते हैं, है ना। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलियन कहते हैं। विलियन को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, विलियन को इंग्लिश में हम कहते हैं क्या, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। विलियन के दो घटक होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं। विलियन जो होते हैं दो घटक से मिलकर बने होते हैं। पहला होता है क्या, विलेय, और दूसरा होता है क्या, विलायक। पहला क्या होता है, विलेय होता है, और दूसरा क्या होता है, विलायक। विलेय को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, सॉल्यूट, प्लस विलायक को कहते हैं क्या, सॉल्वेंट, है ना। जो सॉल्यूशन है ये दो चीजों से मिलकर बना होता है। दो घटक होते हैं, इसके दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। जैसे अब विलियन के अगर हम उदाहरण देखें तो उदाहरण हम लेते हैं शरबत का। शरबत का उदाहरण सबसे अच्छा होता है, जिसमें विलेय जो होता है वो क्या होती है, चीनी होती है, और जो विलायक होता है वो क्या होता है, जल होता है ना। तो दोनों की परिभाषा को हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है किसी विलयन में वो क्या कहलाता है, सॉल्वेंट कहलाता है, विलायक कहलाता है। और जो कम मात्रा में उपस्थित होता है किसी विलयन में वो क्या कहलाता है, विलेय कहलाता है या सॉल्यूट कहलाता है ना। विलयन की परिभाषा क्या होती है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, होमोजीनियस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं, है ना। परिभाषा को समझ लेते हैं हम विलयन की। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, हम विलयन कहते हैं। होमोजीनियस सॉल्यूशन होता है। होमोजीनियस शब्द का मतलब क्या होता है, समांगी मिश्रण। जब जैसे उदाहरण हमने अभी देखा था, जैसे उदाहरण में अभी क्या बताए थे कि चीनी और जल जब आपस में मिल जाते हैं तो चीनी को पहचानना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। जब शरबत बन जाता है तो चीनी को पहचानना मुश्किल हो जाता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में इतने अच्छे तरीके से डिजोल्व हो जाए कि उसको पहचानना मुश्किल हो जाए, तब उसे हम क्या कहते हैं, समांगी कहते हैं, है ना। तो विलयन क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। विषमांगी मिश्रण को हम विलयन नहीं कहते हैं। देखिए विलयन जो होता है, विलयन में एक उदाहरण है कि नींबू जल, सोडा जल आदि सभी क्या है, विलयन के उदाहरण है। इनके घटक या कण की संख्या के आधार पर इन्हें वास्तविक विलयन, निलंबन और कोलाइड में क्या डिवाइड किया जाता है। अब हम समझते हैं विलायक के बारे में। जो विलयन का सबसे पहला घटक होता है, जो विलयन में अधिक मात्रा में होता है या दूसरे घटक को अपने अंदर घोल लेता है, वह क्या कहलाता है, वह विलयन कहलाता है। हम क्या बोल रहे हैं, विलयन क्या है कि किसी विलेय पदार्थ को अपने अंदर घोल लेना या डिसॉल्व कर लेना। तो जो काम करेगा डिसॉल्व करने का, जो अधिक मात्रा में उपस्थित होगा वो क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट कहलाएगा, विलायक कहलाएगा। जल को आमतौर पर सार्वभौमिक विलायक, यूनिवर्सल सॉल्वेंट के रूप में जाना जाता है। जल क्या है, सार्वभौमिक विलायक है। इसको सार्वभौमिक विलायक क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये कई पदार्थों को अपने अंदर डिसॉल्व करने की क्षमता रखता है, बहुत सारे पदार्थों को अपने अंदर घोलने की क्षमता रखता है। इसलिए जल को यूनिवर्सल सॉल्वेंट या सार्वभौमिक विलायक कहा जाता है। विलायक के उपयोग कहाँ कहाँ किए जाते हैं, जैसे इत्र बनाने, परफ्यूम में, औषधियां बनाने में, विभिन्न खाद्य पदार्थों की प्रोसेसिंग करने के लिए, पेय पदार्थ बनाने के लिए, ड्राई क्लीनिंग करने के लिए विलायक का उपयोग किया जाता है। अगला एक और कंपोनेंट है हमारे पास, विलेय। विलयन का वह घटक जो आमतौर पर कम मात्रा में उपस्थित होता है, जो विलायक में घुल जाता है। देखिए विलायक क्या है हमारे पास, जैसे कि जल है विलायक, है ना। जो कम मात्रा में है उसे क्या बोलते हैं हम, विलेय कहते हैं, सॉल्यूट। जब दोनों आपस में मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं हम, जैसे सॉल्ट जो है, वो नमक जो है, ये क्या है, सॉल्यूट है, ये कम मात्रा में है। सॉल्वेंट पानी में इनको घोल लेते हैं, ये सॉल्वेंट अधिक मात्रा में है, तो क्या हो जाता है, सॉल्ट का एक वाटर बन जाता है ना। तो इसे क्या बोलते हैं हम, सॉल्यूशन कहेंगे। तो क्लियरली समझ गया आप, जो कम मात्रा में है वो क्या कहलाता है, सॉल्यूट कहलाता है, जो अधिक मात्रा में है वो क्या कहलाता है, सॉल्वेंट कहलाता है। दोनों मिलकर ही क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, विलयन बनाते हैं। चलिए उदाहरण समझ लेते हैं हम, विलयन के कौन कौन से उदाहरण होंगे। जल में शर्करा का विलयन मिला देंगे तो शर्करा विलेय हो जाएगी, चीनी जो है वो विलेय है, और जल क्या है, विलायक हो जाएगा। इसी प्रकार एक और उदाहरण लेते हैं हम,
अल्कोहल में आयोडीन का विलयन मिला देते हैं तो उसका नाम हो जाता है टिंचर ऑफ आयोडीन। टिंचर आयोडीन के रूप में जाना जाता है, जिसमें विलेय जो है वो आयोडीन होता है और विलायक क्या होता है, अल्कोहल होता है। विलायक अल्कोहल और विलेय क्या होता है, आयोडीन। वाद युक्त पेय पदार्थ जैसे कि सोडा जल जो होता है, सोडा जल द्रव विलयन में जो गैस के रूप में उपस्थित होता है ना, इसमें विलेय के रूप में कार्बन डाई ऑक्साइड होती है जो गैस गैस के रूप में होती है, जो जल में क्या होती है, घुली होती है। तो ये तो कुछ विलयन के उदाहरण थे। कुछ विलयनों के गुण हम समझ लेते हैं कि विलयन में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। जितने भी विलयन होते हैं ये एक प्रकार के समांगी मिश्रण होते हैं। विलयन क्या होते हैं, एक प्रकार के समांगी मिश्रण होते हैं। विलयन के जो कणों का आकार होता है 1 नैनोमीटर, 10 से 9 मीटर जो बोलते हैं हम, 10 से 9 मीटर व्यास से छोटे कण होते हैं। 1 नैनोमीटर से भी छोटे कण होते हैं। इन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है, बहुत ही छोटे कण होते हैं, है ना, इसलिए इनको क्या होते हैं, ओपन आइज से हम नहीं देख सकते हैं। बहुत छोटे कण के कारण कणों से गुजरने वाले प्रकाश की किरण को ये प्रकीर्णित नहीं कर देते। इन विलयन के कणों से अगर प्रकाश को गुजारा जाए, ये प्रकाश को फैलाते नहीं है ना, स्कैटर नहीं करते हैं। क्योंकि ये बहुत ही छोटे होते हैं। निष्पंदन क्रिया के द्वारा विलेय के कणों को मिश्रण से पृथक नहीं किया जा सकता, है ना, क्योंकि बहुत ही छोटे कण होते हैं, इसलिए इनको अलग करना थोड़ा सा कठिन होता है। किसी विलयन के जो घटक होते हैं, विलयन के घटक कौन से होते हैं, विलेय और विलायक, है ना, एक दूसरे में विश्रित होते हैं। उन्हें क्या कर सकते हैं हम, पृथक नहीं कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते हैं। तो विलयन के जो कण होते हैं 1 नैनोमीटर के बराबर होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। इन्हें अलग करना क्या होता है, थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, अलग नहीं किया जा सकता है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, विलयन के प्रकार के बारे में हम समझते हैं कि विलयन कितने प्रकार के होते हैं। विलायक में विलेय के विघटन के आधार पर जो विलयन होते हैं, सबसे पहला विलयन है संतृप्त विलयन, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। क्या नाम है इसका, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वह विलयन जिसमें किसी निश्चित तापमान पर विलायक में और अधिक विलेय की मात्रा अगर नहीं घोली जा सकती है, तब ऐसे विलयन को हम संतृप्त विलयन कहते हैं। क्या बोल रहे हैं कि किसी विलयन में एक निश्चित ताप पर विलायक में कोई विलेय और अधिक मात्रा में जब नहीं घोला जा सकता, तब ऐसे विलयन को हम संतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे उदाहरण हम बात करें कि जैसे जल में 1 लीटर जल है मान लो, और हम 1 किलो चीनी उसमें घोलते गए, तो ऐसी कंडीशन आएगी जब चीनी घुलना बंद हो जाएगी, तब उस स्थिति में जो विलयन बनेगा तब उसे हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन या संतृप्त विलयन कहेंगे। जब चीनी की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती, विलेय की और अधिक मात्रा जब नहीं घोली जा सकती, तब इस प्रकार जो बनने वाले जो विलयन होते हैं उसे हम संतृप्त विलयन कहते हैं। इसी का विपरीत हो जाएगा असंतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब विलेय की और अधिक मात्रा विलायक में घोली जा सके, तब ऐसे बनने वाले विलयन को हम असंतृप्त विलयन या अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। क्या बोल रहे हैं, जब विलेय की और अधिक मात्रा घोली जा सके विलायक में, तब ऐसे बनने वाले विलयन को हम क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। इसी प्रकार तीसरा आता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अति संतृप्त विलयन। वह विलयन जिसमें संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यकता से अधिक विलेय घुल जाता। जब विलेय की बहुत अधिक मात्रा घुल जाती है विलायक में, तब बनने वाले विलयन को हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन या असंतृप्त विलयन कहते हैं। क्या बोल रहे हैं, जैसे उदाहरण अगर हम अति संतृप्त का लें, तो 1 लीटर जल ले लिया हमने और 2 किलो या 3 किलो हमने क्या, चीनी ले लिया, और घोलते गए बहुत ज्यादा चीनी हमने घोल दिया, अति से ज्यादा घोल दिया हमने, है ना, बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में विलेय पदार्थ घुला हो, तब उसे क्या बोलते हैं हम, अति संतृप्त विलयन कहते हैं। कि आवश्यकता से अधिक विलेय घुल जाता है किसी विलयन में, तब बनने वाले विलयन को हम क्या कहते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन या अति संतृप्त विलयन कहते हैं। अब विलायक के आधार पर भी क्या होते हैं विलयन, अलग अलग प्रकार के होते हैं। जलीय विलयन, इसको बोलते हैं हम एक्वस सॉल्यूशन। जब विलयन में जिसमें जल में घुला हो, हम बोलेंगे कि वह विलयन जिसमें जल विलायक के रूप में काम करता हो, जल में घुला हो या जल विलायक के रूप में काम करता हो, तब ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं, जलीय विलयन कहते हैं। जैसे जलीय विलयन का उदाहरण है कि लवण का विलयन। अगर हम मान लो पानी में अगर हम नमक को डाल देते हैं, तो क्या बोलेंगे, जलीय विलयन। एक्वस सॉल्यूशन बनेंगे, सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन, है ना। जो जल क्या है इसमें विलायक के रूप में काम करता है, तो उसे क्या कहते हैं, जलीय विलयन। अगला हमारे पास अजलीय विलयन है, नॉन एक्वस सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं। वह विलयन जिसमें जल के अतिरिक्त अन्य द्रव विलायक के रूप में काम करते हैं। जल नहीं करता है, जल के अतिरिक्त दूसरा कोई द्रव होगा जो विलायक के रूप में काम करता है, तब ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं, अजलीय विलयन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। अजलीय विलयन का उदाहरण है जैसे कार्बन डाइसल्फाइड में घुला
हुआ सल्फर, कार्बन डाइसल्फाइड। CS2 में अगर सल्फर घुला हो तो उसे क्या बोलते हैं हम? अजलीय विलयन कहते हैं। चलिए और आगे समझते हैं। विलेय और विलायक की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर जो विलयन के प्रकार है वो कितने प्रकार? सबसे पहला है ठोस ठोस विलयन। बिल्कुल, विलयन का मतलब ये नहीं है कि कोई द्रव ही होगा। विलयन जो होते हैं वो ठोस विलयन भी होते हैं, द्रव विलयन भी होते हैं और गैस विलयन भी होते हैं। सबसे पहले समझते हैं हम कि ठोस ठोस विलयन। जब विलेय और विलायक दोनों की भौतिक अवस्था ठोस होती है तब बनने वाले विलयन को हम क्या कहते हैं? ठोस ठोस विलयन कहते हैं। क्या बोल रहे हैं कि जब विलेय और विलायक दोनों की भौतिक अवस्थाएं ठोस अवस्थाएं में होती हैं। जैसे उदाहरण ले कि कुछ मिश्र धातु हैं जो ठोस ठोस विलयन बनाती है। जैसे कि पीतल के बारे में बात करें हम, पीतल जो है वो पीतल जो है वो तांबा और जिंक की मिश्र धातु होती है। तांबा भी सॉलिड होता है और जिंक भी सॉलिड होता है। तो तांबा और जिंक दोनों को अगर हम मिला देते हैं तब बनने वाला जो उत्पाद होता है उसे हम पीतल कहते हैं। तो पीतल एक प्रकार का क्या है? सॉलिड विलयन है, ठोस विलयन का उदाहरण है। क्लियर है? तो मिश्र धातुएं जो है ठोस विलयन बनाती है जिसमें विलेय और विलायक दोनों की भौतिक अवस्था ठोस होती है। इसी प्रकार से ठोस द्रव विलयन, विलेय की भौतिक अवस्था ठोस होती है, विलेय की भौतिक अवस्था ठोस होती है और विलायक की अवस्था द्रव होती है। जो विलायक जो घुलने वाला होता है उसकी अवस्था द्रव होती है, विलेय जो घुलता है उसकी अवस्था ठोस होती है। जैसे जल में लवण, जल में अगर हम लवण घोल देते हैं, जैसे कि उदाहरण नमक, नमक घोल देते हैं तो जो कम मात्रा में है विलेय कौन है? नमक, ठोस अवस्था में है। और जो अधिक मात्रा में है विलायक जैसे कि जल, वो कौन सी अवस्था में है? द्रव अवस्था में। तब बनने वाले विलयन को हम ठोस द्रव विलयन कहेंगे। इसी प्रकार आता है ठोस गैस विलयन। विलेय की भौतिक अवस्था के आधार पर, है ना, विलेय की भौतिक अवस्था कैसी होगी? ठोस होगी। और जो विलायक होगा उसकी अवस्था कैसी होगी? गैस होगी। जैसे कपूर का वायु में ऊर्ध्वपातन, विलायक गैस अवस्था में होगा, जो घुलने वाला है वो गैस अवस्था में, और जो घुलने वाला है वो ठोस अवस्था में होगा। जैसे कपूर का ऊर्ध्वपातन। देखिए, कपूर एक सब्लिमेट सब्सटेंस होता है, ऊर्ध्वपातित पदार्थ होता है। कपूर को जलाने पर वो सीधे द्रव अवस्था में ना बदल के सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है। तो कपूर जो है उसको अगर हम जलाते हैं तो वायु में जाके क्या होता है? घुल जाता है। तो वायु क्या है? बड़ा माध्यम है एक प्रकार का, तो उसे हम बोलेंगे क्या? विलायक, है ना। वायु क्या है? विलायक है, जो कपूर की जो गैस है उसको अपने अंदर घोल ले रही है ना। तो कपूर क्या था? ठोस अवस्था में था, और जो विलायक है वो गैस अवस्था में थे। तो कपूर का वायु में ऊर्ध्वपातन किसका उदाहरण हो जाएगा? ठोस गैस विलयन का उदाहरण हो जाएगा। इसी प्रकार से एक और आता है द्रव ठोस विलयन, जिसमें विलेय की भौतिक अवस्था क्या होगी? द्रव होगी। विलेय की भौतिक अवस्था द्रव, और विलायक की अवस्था कौन सी होगी? ठोस होगी। जैसे जल को बर्फ में, पारा को सिल्वर, टिन, दंत मिश्र धातु बनाने में, इसमें विलेय जो होगा वो क्या होगा? द्रव होगा। और विलायक कैसा होगा? ठोस। जैसे बर्फ जो होता है वो कौन सी अवस्था में? ठोस अवस्था में होता है। और विलेय क्या होता है? इसमें कौन घुला रहता है? द्रव, पानी घुला रहता है। तो वो द्रव अवस्था और ठोस अवस्था में होगा। इसी प्रकार से होगा द्रव द्रव विलयन, जब विलेय और विलायक दोनों की अवस्थाएं क्या हो? द्रव हो। जैसे जल में दूध मिला दे, जल भी क्या है? द्रव है, और दूध भी द्रव है, दोनों द्रव द्रव है। तो जो विलेय है, हम जल में दूध मिला रहे हैं तो दोनों की अवस्था क्या होगी? जब विलेय लिक्विड लिक्विड होगी तब बनने वाले जो विलयन है उसको क्या बोलेंगे हम? द्रव द्रव विलयन बोलेंगे। इसी प्रकार एक और है हमारे पास द्रव गैस विलयन। विलेय की भौतिक अवस्था द्रव होती है और विलायक की भौतिक अवस्था गैस होती है। जैसे उदाहरण वायु में जल, वायु क्या है? बड़ा माध्यम है। जल जो है बड़ा माध्यम में, अगर छोटा माध्यम हमारे पास जाके घुल जाता है। जैसे कि बादल, बादल कैसे बनते हैं? कि समुद्र का पानी वाष्पित होता है और जो जल के कण हैं वो वायु में जाके मिल जा रहे हैं। तो वायु क्या है? एक विलायक के जैसे काम करेगा। और जो विलेय है, विलेय कौन सी अवस्था काम करेगा? द्रव अवस्था में काम करेगा। तो वाष्पित होकर कण ऊपर जाते हैं और संघनित होकर बादल बना लेते हैं, है ना। तो बादल क्या है? एक प्रकार का द्रव गैस विलयन है, जो जिसमें विलेय की भौतिक अवस्था द्रव होती है और विलायक की भौतिक अवस्था कैसी होती है? गैस होती है। बादल, कोहरा, धुंध, जहां जल की बूंदें जो होती हैं तरल विलेय होती हैं और हवा जो है वो गैस विलायक में घुली होती है।
इसी प्रकार से एक और विलयन आता है गैस ठोस विलयन। विलय की भौतिक अवस्था गैस होती है और विलायक की अवस्था कैसी होती है, ठोस होती है। जैसे उदाहरण इसका देखते हैं कि हाइड्रोजन गैस प्लेटिनम की सतह पर अदिश होती है। प्लेटिनम में पैलेडियम होता है। पैलेडियम धातु क्या करता है, हाइड्रोजन को अपने अंदर सोख लेता है। तो हाइड्रोजन किस अवस्था में होगी भैया, गैस अवस्था में विलय होगी, और ठोस अवस्था में होगी धातु जो अपने अंदर अधिशोषित कर लेती है। एक और उदाहरण है गैस द्रव विलयन। विलय की अवस्था होगी गैस, और जो विलायक की अवस्था होगी वो द्रव होगी। पीने वाले जो अवातित पेय पदार्थ होते हैं उन इस प्रकार के उदाहरण में आते हैं। गैस गैस विलयन, जब विलय और विलायक दोनों की भौतिक अवस्था गैस होती है, जैसे विभिन्न गैसों का मिश्रण, बहुत सारी गैसें हैं जो आपस में घुली हुई हैं, तो इनका मिश्रण क्या कहलाता है, गैस गैस मिश्रण कहलाता है। चलिए आगे समझते हैं हम राउल्ट के नियम के आधार पर जो द्रव विलयन होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। द्रव विलयनों को आदर्श और अनादर्श विलयनों में वर्गीकृत किया जाता है। द्रव जो विलयन होते हैं इनको हम आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन, आइडल सॉल्यूशन और नॉन आइडल सॉल्यूशन के रूप में डिवाइड कर सकते हैं। आदर्श विलयन वे विलयन होते हैं जो सांद्रता की संपूर्ण सीमा पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, वे आदर्श विलयन कहलाते हैं। क्या बोल रहे हैं समझिएगा, जो सभी सांद्रताओं पर, ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं वे क्या कहलाते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। इसी का विपरीत हो जाएगा, जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं वे क्या कहलाते हैं, वे अनादर्श विलयन कहलाते हैं। क्लियर है, आदर्श विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, और अनादर्श विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, वे नॉन आइडल सॉल्यूशन कहलाते हैं। चलिए ये तो समझ गए हमने, जो राउल्ट के नियम का पालन करे वो आदर्श विलयन, जो नहीं करे वो अनादर्श। अब ये राउल्ट का नियम क्या है इसको समझ लेते हैं। राउल्ट का नियम यह क्या बताता है कि किसी ताप पर वाष्पशील द्रव जिनकी वाष्पें बन सकती हैं, विलयन के लिए विलयन के प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्प दाब, विलयन का आंशिक वाष्प दाब जिसको हम P1 से शो करते हैं, इसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, x1 के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो ये क्या कहलाता है, ये राउल्ट का नियम। विलयन के प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्प दाब जो होगा वो मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। वाष्प दाब को हम P1 के द्वारा दर्शाते हैं, वाष्प दाब P1, मोल प्रभाज x1। विलायक का मोल प्रभाज और विलायक का वाष्प दाब है ना, विलायक का जो वाष्प दाब है इसके मोल प्रभाज के अगर समानुपाती होता है तब क्या बनता है, राउल्ट का नियम बनता है। और यहां पर एक स्थिरांक जोड़ सकते हैं, जैसे P1 एक आनुपातिक स्थिरांक है जो शुद्ध अवस्था में, शुद्ध अवयव में विलायक के वाष्प दाब के बराबर होता है। तो ये होता है राउल्ट का नियम। अब विलयन की सांद्रता जो देखते हैं, अगर यदि किसी विलयन में सांद्रता देखा जाए, है ना, मान लो विलय की अधिक मात्रा है और विलायक की कम मात्रा है, तो सांद्रता के आधार पर विलयन जो होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है तनु विलयन जिसको हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं, और एक होता है सांद्र विलयन। जब विलय के कणों की मात्रा अधिक हो जाती है तब उसे हम सांद्र विलयन कहते हैं, और विलय के कणों की मात्रा अगर कम हो जाती है तो उसे हम तनु विलयन कहते हैं। कम सांद्रता वाले विलयन को हम क्या कहते हैं, तनु विलयन, डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। और जिनमें अपेक्षाकृत अधिक सांद्रता हो जाए, विलय के कणों की अधिक सांद्रता हो जाए, तब उसे हम क्या कहते हैं, सांद्र विलयन। जैसे ये हाई कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है, कण जो है बहुत अधिक मात्रा में है, इसमें कण जो है कम मात्रा में है तो इसे लो कंसंट्रेशन बोले। सांद्रता इसमें अधिक हो जाएगी, कणों की संख्या अधिक है, इसलिए हाई कंसंट्रेशन, अधिक सांद्र विलयन है। ये क्या है, कम सांद्र। तो जिनकी सांद्रता कम होती है उनको क्या कहते हैं, तनु विलयन, और जिनकी सांद्रता अधिक होती है उसे क्या कहते हैं, हम सांद्र विलयन कहते हैं। विलेयता सॉल्युबिलिटी को समझते हैं हम। विलेयता किसी विलय की अधिकतम सांद्रता होती है जिसमें एक निश्चित तापमान पर किसी विलायक में विलय किया जा सकता है। एक ऐसा कोई निश्चित तापमान होगा जिसमें विलय जो है विलायक में घुल सके, है ना, तो वही क्या कहलाती है, उसकी विलेयता कहलाती है। हम बोल सकते हैं कि विलायक कितनी अधिक मात्रा में विलय को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में किसी विलायक में विलय जितनी अधिक मात्रा में घोला जा सकता है वही क्या कहलाती है, उसकी विलेयता कहलाती है। दूसरे शब्दों में लिखा हुआ है, यह किसी विलय की विलायक में घुलने की सापेक्ष क्षमता या डिग्री होती है, कि कोई विलय जो है, जैसे कि सॉल्यूट जो है, विलय जो है कितनी अधिक मात्रा में
विलेय में डिसॉल्व हो सकता है, वही क्या कहलाती है, उसकी विलेयता कहलाती है या सॉल्युबिलिटी कहलाती है। इसका एक नियम होता है विलेयता का, हेनरी का नियम बोलते हैं, जिसको इस नियम के अनुसार क्या होता है, वाष्पीचरण में गैसीय अवस्था में गैस का आंशिक दाब जो होता है, गैस का आंशिक दाब विलयन में गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। गैस का आंशिक दाब जिसको हम पी से डिनोट करेंगे, इसका मोल प्रभाज जो होता है इसके एक्स के समानुपाती होता है ना। तो पी का अगर समानुपाती हटाते हैं तो एक स्थिरांक लगता है जिसको हम के एच कहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, हेनरी का स्थिरांक बोलते हैं। विलयन का जो वाष्प दाब होगा विलयन के गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। यह क्या कहलाता है, हेनरी का नियम कहलाता है, जो विलेयता को बताता है ना। तो इस यूनिट में और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जिसका हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे आगे जाके। तो आज की क्लास में बस यहीं तक, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम विलियन के और भी कुछ नए टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, है ना। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल पर बने रहिए ताकि आपको केमिस्ट्री का और बायोलॉजी, फिजिक्स तीनों सब्जेक्ट का फुल नॉलेज मिल सके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।